हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक, वेग समीकरण, अभिक्रिया की कोटि, है ना, इन सभी के बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया था। यानी वहां पर मैंने आपको ये बता दिया था कि वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकाला जाएगा, वेग समीकरण क्या होती है, वेग नियम जिसको हम कहते हैं, है ना, वो सारी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो उसके बाद देखिए क्या होगा कि उसके बाद हमें अभिक्रिया की कोटि, वेग व्यंजक, वेग समीकरण, वेग स्थिरांक, इससे संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, और जो पाठ्य निहित प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी के, है ना, उन सब में बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे देखिएगा आप दिए गए हैं। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एक बेस है और यहां से सवाल भी आ जाते हैं। एनसीईआरटी बुक के भी किताब के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, या उसी पैटर्न पर नए नए सवाल बना दिए जाते हैं। मेथड तरीका वही रहता है, केवल संख्याएं डिजिट चेंज होती रहती हैं, है कि नहीं। तो इसके आधार पर क्या करेंगे कि आज मैं आपको अभिक्रिया की कोटि, वेग स्थिरांक, है ना, इन सभी से संबंधित जो हमारे छोटे मोटे सवाल बनते हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम यहां पर जो आपका एनसीईआरटी बुक का जो पाठ्य निहित का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। ये क्या कहता है प्रश्न, है ना। तो देखिए ये कहता है कि एक अभिक्रिया ए से बी यानी ए प्लस बी है, एक अभिक्रिया ए प्लस बी से बन रहा है उत्पाद, है ना। इसमें उत्पाद बनना लिखा, ए प्लस बी बना रहा है, क्या उत्पाद बना रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाँ, इसके लिए वेग नियम स्मॉल आर इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ, यानी आर इज इक्वल टू के क्या है, वेग स्थिरांक, मैंने आपको बताया था, है ना। ए लिखा हुआ है, ए की पावर हाफ है, बी की पावर क्या है, तो बी की पावर आपका 2 है ना, से दिया गया है अभिक्रिया की कोटि। क्या देखिए सवाल एकदम एक लाइन का छोटा सा है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला है बस। मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो एक सवाल आपके समझ में आने वाला नहीं है ना। इसलिए इन सवालों को करने से पहले जरूर से जरूर, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो पिछला वीडियो मेरा था। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि ये कैसे होगा। तो यहां पर देखिए आपको एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं, है ना, सॉल्यूशन। तो देखिए आपको दिया क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, कैपिटल पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है वहां पर, है ना। चलिए तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ए हो गया और प्लस आपका बी हो गया, और इससे बना हुआ है क्या है, प्रोडक्ट। मैंने इंग्लिश में लिख दिया पी फॉर प्रोडक्ट मींस उत्पाद, है कि नहीं। तो यहां पर ये पी लिखा हुआ है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, उत्पाद लिखा है ना समीकरण में, कोई दिक्कत नहीं, आप पी भी लिख सकते, प्रोडक्ट मींस उत्पाद ही तो होता है, तो आप चाहे हिंदी में लिख लीजिए या कैपिटल पी लिख दीजिए, है ना। तो ए और बी मिलकर के उत्पाद ये आपका पी बनाता है। आगे आपको रिएक्शन में इसकी वेग समीकरण दी गई है, आर इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, स्मॉल आर इज इक्वल टू के, अभिकारकों की सांद्रता लिखी होती, ऊपर कोटि लिखी होती थी, मैंने बताया था आपको, है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए क्या दी गई है आपको वेग समीकरण, है ना। इसके लिए दिया गया है आपको स्मॉल आर इज इक्वल टू के, ए की पावर आपको दिया गया है 1/2 और बी की पावर आपको दिया गया है 2। आपके सवाल में ध्यान से देखिएगा यही लिखा हुआ है ना। तो ये अभिकारकों की सांद्रता है, और यहां जो संख्या लिखी होती है वो क्या होती है, कोटि, मैंने आपको बताया था कोटि, है कि नहीं। तो अब इस समीकरण में आपसे कह रहा है कि इसकी कोटि बताइए कितनी होगी। तो मैंने बताया था जितने भी अभिकारक दिए गए हों उन सभी की पावर में जो भी दिया गया हो, है कि नहीं, उन सभी की पावर में जो भी दिया गया सबको ऐड करके सॉल्व कर लीजिए, आपको अभिक्रिया की कोटि मिल जाएगी, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं क्या है, ये स्मॉल आर है, के की पावर देखिए कितना है, अब कोट निकालना है, तो जो पावर को हमें लेना, बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं है। तो यहां पर देखिए 1/2 है और ये कितना है, 2 है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना लिखा है, 1/2, है ना। चलिए यहां पर लिख लेते हैं 1/2 हो जाएगा, और उधर देखिए क्या है कि प्लस का 2 है,
है ना, यानी ये केवल आपको सॉल्व करना, मैं तो यहाँ पर खाली लिख दिया है बस, है कि नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं ये क्या है। अभी देखिए ये ऐड करना है, अब ये भिन्न वाला यानी फ्रैक्शन वाला ऐड करना है। तो आपने क्लास 6, 7, 8 में फ्रैक्शन वगैरह हाई स्कूल तक बहुत पढ़ा होगा, है कि नहीं, फ्रैक्शन आपको आता ही होगा। तो 1/2 है, देखिए तो 1/2 है और प्लस में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, हर बराबर करके तो या लासा लेकर के, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, हर बराबर करने के लिए दोनों में एक ही जैसी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा और यहाँ पर 2 से गुणा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आगे देखिए कितना आया, ये आया और नीचे कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2 और ऊपर कितना हो जाएगा 4, 4/2। अब देखें इनके हर बराबर हो गए डिनोमिनेटर, है ना। ये क्या है, दोनों बराबर हो गए। अब ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जो मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा। यानी आपको अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि को हम लिखते थे स्मॉल n से, कितनी आई है 2.5 आई है। आप इसकी जगह पर n भी लिख सकते हैं, यहां r हटा करके कोट निकालना है ना। तो कोटि क्या होता है, कोटि को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल n बराबर क्या होता, अभिकारकों की जो सांद्रता लिखी है उनकी जो घातों का योग है ना। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, वहां पर क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, r इज इक्वल टू, यहां पर देखिए a की पावर x और b की पावर y, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। तो जब कोटि आपको निकालना होता था तो क्या करते थे, x प्लस y, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, कोटि बराबर x प्लस y। यानी अभिकारकों की सांद्रता की जो घाते हैं इनका योग ही क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होता है कि नहीं। तो n बराबर x प्लस y क्या हो जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगी। और यहां पर मैंने देखे 1/2 और 2 को ऐड करके n बराबर ये फॉर्मूला लगा करके, है ना, इसको सॉल्व कर लिया। अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 2.5 आ गई अभिक्रिया की कोटि, है कि नहीं। तो ये पहला सवाल बिल्कुल आसान से था, हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आगे आपके स्क्रीन पर, इसको देखिएगा। और इसमें भी कुछ करना खास नहीं है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिया गया है तो आपको अगर पता नहीं है तो कठिन लग सकता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ये क्या कहता है कि अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगत की, देखिए डराने के लिए बलगत की लिख दिया, कोटि के अनुसार होता है बलगत की, है ना। हाँ, द्वितीय कोटि की बलगति के अनुसार होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि एक अभिक्रिया है, x है, x से y। चलिए फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। कैसे होगा, तो चलिए मैं इसको करके आपको बताता हूं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि x से बन रहा है y, है ना, यानी x है अभिकारक और y है उत्पाद। तो जरा बनाते हैं इसको। देखिए x है ये और x से बन रहा है y, कह रहा है कि x से y में रूपांतरण, यानी इसका मतलब है x से y बन रहा है। तो x क्या होगा, अभिकारक होगा, और y क्या होगा, उत्पाद होगा। तो सबसे पहले ये समीकरण आपको दी गई है, इसके लिए करना क्या होगा आपको, तो इसके लिए करना ये होगा कि इसके लिए आपको वेग समीकरण लिखनी होगी, या वेग व्यंजक लिखना होगा, या वेग नियम लिखना होगा। तीनों बातें सेम है, वेग समीकरण, वेग व्यंजक या वेग नियम, है ना। ध्यान रखिएगा, कुछ भी कहा जा सकता है लिखने के लिए, कोई भी समीकरण देकर के, ठीक, तीनों चीजें एक ही हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लिखना होगा वेग समीकरण। वेग समीकरण लिखना मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाया है ना, और नहीं आता होगा तो आज यहां सीख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो अभिक्रिया की वेग समीकरण कैसे लिखते थे, हम वहां पर लिखते कि जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या है, समानुपाती होती है कि नहीं। चलिए लिख लेते इसको। देखिए अभिक्रिया की दर स्मॉल r से लिखते थे इसको, है कि नहीं, और समानुपाती किसके होती है, तो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है कि नहीं। तो चलिए अभिकार, देखिए समानुपाती का सिंबल आ गया, और अभिकारक कौन है, यहाँ पर x है, तो ये लिख दिया x,
कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। कह रहा है इसका जो रूपांतरण है वो कौन सी कोटि का होता है, द्वितीय कोटि का। तो आपको पता है कि सांद्रता के ऊपर यहां पर क्या लिखा होता था, एन। चलो एन भी मैं लिख देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा करके समझा देता हूं। ठीक, अब यहां से देखिए ये आर है, ये देखिए समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। नियतांक कौन आता है, तो वही के, वेग स्थिरांक जिसका नाम है। ठीक, चलिए तो यहां पर के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या है, एक्स है तो इसको एक्स लिखा, हो गया ना। एन क्या है, एन है अभिक्रिया की कोटि। और सवाल में ध्यान से पढ़िए, कह रहा अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, तो द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुसार हो रहा है। द्वितीय कोटि का मतलब क्या है कि एन का मान 2 है। एन क्या अभिक्रिया की कोटि, और कोटि कितनी सवाल में दिया है, तो कोटि कह रहा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो यहां पर 2 रख लीजिए। तो ये हो गया 2, रख दिया। जो काम पहले कह रहा था वो मैंने कर दिया। अब देखिए यहां पर होगा क्या, इसको बना लीजिए जरा समीकरण नंबर 1, है ना, बहुत खतरनाक सवाल नहीं है, छोटा सा ही है। इसको बना दिया समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा था कि अगर आपके एक्स की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, सवाल में कहता ना कि एक्स की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो बताइए वाई के निर्माण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। चलिए इसको बता देता हूं मैं आपको। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं छोटी सी। ये लाइन केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा है, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। चलिए लिख देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि जब एक्स की सांद्रता क्या कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए। एक्स की सांद्रता कितने गुना कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए। ये 3 गुना कर दी जाए। तो 3 गुना या 3 गुनी एक ही बात है ना। तो 3 गुनी कर दी जाए, यानी सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाएगा, तब क्या होगा, तब फिर ऐसे ही बन जाएगा। देखिए क्या है, अब यहां पर देखिएगा कि इसके लिए 3 गुना अगर सांद्रता कर दिया तो समीकरण बना करके भी लिख सकते हैं, या सीधे सीधे सांद्रता में 3 कर दी। सांद्रता कहां है, सांद्रता यहां है, तो यहां सीधे सीधे अंदर क्या आ जाएगा, 3, है कि नहीं। चलिए तो मैं आपको लिख करके बता देता हूं समीकरण भी। यहाँ 3x हो गया, और ये कैपिटल वाई है तो कैपिटल ही रखें। तो 3x से y बना दिया। ये केवल समझाने के लिए लिखा है, वरना चाहते तो सीधे यहाँ 3 रख देते, है कि नहीं। इसको लिखिएगा, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, छोड़ दीजिएगा, है ना। सीधे सीधे आपका क्या होगा, आर। सारा काम जैसे ऊपर किया है, समानुपाती सिंबल हटाएंगे, नियतांक आएगा, तो बार बार इतनी चीजें नहीं लिखेंगे। ठीक, सीधे हम लिखेंगे यहाँ पर के, ब्रैकेट लगाया, सांद्रता कितनी कर दिया है, तो 3x कर दिया है कि नहीं। और कोटि तो बदली नहीं, कोटि तो वही रहेगी, तो यहां पर क्या लिखते थे, कोटि, है कि नहीं। तो देखें यहां पर क्या आएगा, r बराबर के, कोटि कितनी है, वही 2। तो चलिए यहां पर कर देते 3x, और ये कितना हो गया, 2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा r के, तो वैसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो इसको हटा देते हैं, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं जरा, 1 मिनट। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, है ना। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये गुणे का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, एक्स ना समझ लीजिएगा इसको। तो k इंटू 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और उसके बाद एक्स स्क्वायर भी तो उसके साथ रहेगा, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर ये मल्टीप्लाई है, और ये है आपका एक्स स्क्वायर। ये देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, ये गुणे का सिंबल है, ये एक्स स्क्वायर है ना। अगर थोड़ा सा समझने के लिए तो इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको स्मॉल एक्स बना सकते हैं। ठीक, तो ये एक्स का स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 को और 2 को देखिए जरा। तो समीकरण 1 को देखिए, ये आपकी समीकरण 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 है कि नहीं। तो अब यहां पर देखिए के और एक्स स्क्वायर, तो के और एक्स स्क्वायर देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि नहीं। तो k और एक्स स्क्वायर, अगर इसको चाहें तो ब्रैकेट में भी लिखा रहने दे सकते हैं। जैसे आपको मान लो कोई कंफ्यूजन हो, लग रहा हो, तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिखा रहने दे सकते हैं, ऐसे, है कि नहीं। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये भी सही है। ठीक, तो देखिए k और एक्स स्क्वायर, तो देखिए k एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, r के बराबर है कि नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए एक चीज यहां पर और कर लीजिए, चाहे यहां पर r1 मान लीजिए, और यहां पर r2 मान लीजिए। r2 का मतलब है बाद का वेग, बाद की दर। r1 का मतलब है पहले का वेग या पहले की दर, तो r1 r2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए मैं यहां पर लिख कर बता देता हूं आपको, है ना। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में,
समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, इस देखिए r1 बराबर क्या है, के एक्स स्क्वायर, तो इतने की जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर है, के यहां पर है, तो इसको हटा करके इस चीज का क्या आ जाएगा, r1 आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, r2 इज इक्वल टू 9 और क्या हो जाएगा इंटू r1, ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9r1, ये हो जाएगा। देखिए R2 क्या है, तो R2 है आपका बाद का वेग या बाद की दर, R1 क्या है, पहले का वेग या पहले की दर, है कि नहीं। तो जरा रिलेशनशिप देखिए, बाद की दर कितनी हो जाएगी, तो बाद की दर देखिए 9 गुना हो जाएगी, पहले की दर में 9 से गुणा करिए तब बाद की दर आपको मिलेगी। देखिए कितनी दर बढ़ गई, तो लिखेंगे आंसर में कि इसकी जो दर है यानी y के निर्माण की दर 9 गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी, इसका आंसर ये होगा। देखिए पहले की दर को 9 से गुणा करेंगे तब आपको बाद की दर मिलेगी, यानी बाद की दर क्या है, बहुत ज्यादा हो गई, तभी तो पहले वाले में 9 से गुणा करना पड़ रहा है, 9 से गुणा करेंगे पहले वाली दर में तब जाकर के आपको बाद वाली दर मिलेगी, यानी बाद वाली दर क्या है, बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है, तो बाद वाली जो y के निर्माण की दर है वो 9 गुना बढ़ गई है, आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सवाल होगा, बिल्कुल आसान था। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका एनसीईआरटी बुक का ही है, इसको जरा पढ़ के मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसमें क्या पूछा गया, क्या करना है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहला इसके पहले का क्वेश्चन बताया वैसे ही है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अभिक्रियक, अभिक्रियक का मतलब क्या है, अभिक्रियक का मतलब है कि अभिकारक, है कि नहीं। चलिए देखिए अभिक्रियक, डरिएगा नहीं, अभिक्रियक का मतलब है अभिकारक, है ना। अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, फिर कोटि का मान कितना दिया है, द्वितीय, यानी n की वैल्यू कितना 2 दिया गया है ना। सवाल को पढ़ते ही आपको n की वैल्यू पता चलेगी। अभिक्रिया अगर द्वितीय कोटि की है तो n का मान 2, तृतीय कोटि की तो n का मान 3, प्रथम कोटि की तो n का मान 1, शून्य कोटि की तो n का मान 0, है ना। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो आगे देखिएगा, अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, कह रहा कि अभिक्रिया का वेग है वो कैसे प्रभावित होगा, यदि क्या किया जाए, यदि अभिक्रियक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, है ना, और नंबर 2 में कह रहा कि आधी कर दी जाए। तो कह रहा कि जो अभिक्रियक का मतलब जानते हैं, अभिक्रियक का मतलब है अभिकारक। आप थोड़ा सा सुधार करके लिख लीजिएगा या याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको अभिक्रियक लिख दिया है, आधे लोग यही ना समझ पाए कि ये अभिक्रियक क्या है। तो अभिक्रियक का मतलब है अभिकारक, ठीक। कह रहा कि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तब किसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा कह रहा था कि इसकी जो सांद्रता है वो आधी कर दी जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। चलिए दोनों बातों का डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए, तो यहां पर देखिए कोई अभिक्रिया दी तो नहीं गई है, हम अपनी तरफ से कोई अभिक्रिया बना लेते हैं। आप कोई भी अभिक्रिया लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं एक रिएक्शन लिख करके आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया यहां पर, जैसे मैंने ले लिया ए, है ना, और ए से बन गया हमारा, कुछ भी ले सकते हैं, ए से कुछ भी बना लीजिए, कोई भी समीकरण, जहां कोई अभिक्रिया दी नहीं गई है तो हम कोई भी अभिक्रिया ले सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लिया यहाँ पर ए ले लिया और ए से बना दिया पी, प्रोडक्ट, उत्पाद, है ना। अब ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई रोक ठोक है नहीं, जब समीकरण आपको दिया नहीं तो कोई भी समीकरण आप मान सकते हैं। तो मैंने लिख लिया ए से बन गया हमारा क्या है, प्रोडक्ट पी, उत्पाद, है कि नहीं। तो कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की है, कह रहा है ये अभिक्रिया जो है वो आपके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, आर क्या है, तो दर या वेग है। अभी मैंने, अब आपको बार बार मैं लिख करके नहीं बताऊंगा कि समानुपाती ए के होगा, समानुपाती सिंबल हटाएंगे तो वेग स्थिरांक आएगा, अब वो बार बार करने का कोई मतलब नहीं, है ना। मैंने आपको 2-3 बार उसको बता दिया है, अगर लिखना चाहे तो बार बार वही स्टेप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के क्या है, वेग स्थिरांक, समानुपाती का सिंबल हटाते वेग स्थिरांक आएगा। ये क्या है, सांद्रता का सिंबल, किसकी सांद्रता लिखना है, तो ए की सांद्रता लिखना है। तो चलिए यहां पर हमेशा लिखा ही अभिकारक जाता है और समीकरण में आपसे कहा भी गया अभिकारक, है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया। अब कह रहा था कि किस कोटि के अनुसार है, द्वितीय कोटि के अनुसार, यानी ऊपर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर एन लिखा, एन क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। तो चलिए एक स्टेप मैं और लिख देता हूं आपके लिए,
के हो गया, और n का मान कितना होगा, द्वितीय कोटि की है तो n का मान 2, तो ये हो गया यहां पर 2। इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। इतना तो समझ में आया होगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए करना क्या पड़ेगा, तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। कह रहा कि अगर अभिकारक की सांद्रता, केस पढ़िए पहले सवाल का, कह रहा कि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। अब अभिकारक की सांद्रता आपको दोगुनी करना है, तो चलिए कर देते हैं। तो फिर यहां एक लाइन लिखनी होगी कि जब अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए। चलिए तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जब अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी लिख करके बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो चलिए किसकी सांद्रता, तो अभिकारक, इसमें लिखा था अभिक्रियक। आधे लोग अभिक्रियक न जान पाए कि अभिक्रियक क्या होता है, तो अभिक्रियक का मतलब है अभिकारक, रिएक्टेंट, है ना। चलिए तो यहां पर क्या होगा कि R हो जाएगा, के वैसे ही आपका रहेगा, यही है अभिकारक A। इस समीकरण में अभिकारक कौन है, ये है कि नहीं। तो इसकी सांद्रता कितनी कह रहा है कि दोगुनी कर दी जाए। पहला केस कह रहा है दोगुनी कर दी जाए, तो चलिए अब यहां पर दोगुना कर देते। दोगुना करने का मतलब क्या है, A के सामने 2 लिख दीजिए। समीकरण भी लिख सकते हैं, है ना, और समीकरण नहीं भी लिखे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समीकरण लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं 2a, और कोटि तो बदली नहीं, कोटि तो वही है हमेशा। तो यहां पर कितना लिख दिया, 2। समझ में आ रहा ना, यहाँ पर n होगा, n का मान कितना है 2, तो सीधे रख दिया, वरना चाहे तो लंबा करते जाएं, सवाल बढ़ाते जाएं। ठीक, चलिए तो ये हो गया स्मॉल r बराबर k, तो वैसे ही लिखा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो k इंटू 4 कर लिया। a को अंदर ही रखते हैं इस बार, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, तो यहां पर देखिए क्या, अब इनको R1 R2 बना सकते हैं, है कि नहीं। यहां पर हम कर लेते हैं R1 और ये कर लेते हैं R2। देखिए R1 R2 केवल अंतर करने के लिए किया जाता है, R1 R2 नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब ये सोचिए आप कि अगर यहां भी स्मॉल r रहे, यहां भी स्मॉल r रहे, तो हो जाएगा कंफ्यूजन कि प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग क्या है और बाद में अभिक्रिया का वेग क्या है। तो अंतर करने के लिए यहां पर R1 लिख लीजिए और यहां पर R2 लिख लीजिए, या यहाँ पर स्मॉल r लिख लीजिए, यहाँ पर कैपिटल R लिख लीजिए। कहीं कहीं आपको यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मैंने R1 R2 लिख दिया है कि नहीं। तो सब जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप R1 कर लीजिए, R1 यहाँ पर कर लीजिए R2, है ना, ये R2 कर लिया। अब उसके बाद देखिए R1 और R2 की तुलना कर लीजिए, देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए R1 का मान R2 में रख दीजिए यहाँ पर उठा करके, है कि नहीं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, या ऐसे लिखा हुआ आपको मिल सकता है कि समीकरण 1 व 2 से, है कि नहीं। तो R1 देखिए यहाँ पर ये वाला है, देखिए R1 का मान कहां रखना है, R1 का मान R2 में रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, है ना। तो देखिए 2 में क्या है, ये आपका देखिए ऐसे लिखा K है, 4 है, ये है ना। इसको अगर जरा और समझना है तो मैं और इसको जरा अरेंज कर देता हूं, R2 और पहले ही लिख देता हूं आपके K इंटू a की पावर 2, और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये समझ आ रहा, ये आगे पीछे केवल लिख दिया है बस। और देखिए इतने की जगह पर, यानी ये जहां पर लिखा हुआ है ये, है ना। चलिए मैं इसको ही समीकरण नंबर 2 बना लेता हूं, ना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में देखिए के ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, बाकी तो 4 है ही आपका, तो इसकी जगह पर R1 लिख जाएगा, बाकी 4 है, तो R2 देखिए कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4R1। ये देखिए हो गया, है कि नहीं। यानी बाद में जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। यानी कि बाद में जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होगा, प्रारंभिक अभिक्रिया के वेग का 4 गुना हो जाएगा, है ना। यानी P के निर्माण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि P के निर्माण का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, और कितने गुना बढ़ जाएगा, तो देखिए 4 गुना हो जाएगा।
प्रारंभिक वेग में या प्रारंभिक दर में, देखिए लिखा है ये प्रारंभिक दर या प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक दर या प्रारंभिक वेग में 4 से गुणा करेंगे तब जाकर के आपको बाद का वेग मिलेगा या बाद की दर मिलेगी, है कि नहीं। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया, है कि नहीं। तो देखिए 4 इंटू R1 लिखा, 4R1। इस प्रकार से ये क्या होगा, तो पहले केस में जब आप अभिकारक की सांद्रता दोगुना किया आपने, है, जब अभिकारक की सांद्रता दोगुना किया तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। देखिए इसकी सांद्रता जब आप बढ़ाएंगे, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, इसकी सांद्रता जब बढ़ाएंगे तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद देखिए इसका अगला केस देखिए, कहता है कि अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए। चलिए मैं उसको भी बता देता हूं इसी साइड में। यहां पर कह रहा है कि जब अभिकारक की सांद्रता क्या कर दी जाए, तो आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। देखिए मैं ये सब लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने के लिए बता देता हूं। तो ये केस नंबर आपका कौन सा था, सेकंड था। कह रहा था दूसरे पॉइंट में अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए। चलिए कर देते हैं। तो यहां पर देखेंगे आर, अभिकारक कौन है समीकरण में, ए है, कर दीजिए ए को आधा। क्या करना है, इसको आधा करना है। चलिए इसके सामने क्या लिख देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 1/2 कर देंगे ए। ये समझ में आया। ऊपर क्या होता है, कोटि, तो कोटि तो बदलेगी नहीं, कोटि तो वही रहेगा, है कि नहीं। चलिए तो यहां से देखिए क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू के, और फिर मैं ब्रैकेट में ए स्क्वायर ही रहने देता हूं, है कि नहीं। इसको बना लेते समीकरण नंबर 3। तो इसको बना लिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में फिर से रख दीजिए। तो यहां पर R3 लिख लीजिए, ये R3 हो गया। सब में अंतर करने के लिए R1 R2 R3 इसलिए कर रहे हैं ना, तो R3 यहां पर कर लिया। तो चलिए समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में, हम समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान 3 में रख दीजिए। देखिए क्या है, के ए स्क्वायर है, के ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, R1 लिखा है। चलिए लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा R3, है कि नहीं। R3 इक्वल टू, देखिए के की जगह क्या आ जाएगा, ये 1/4 हो गया, और इसके सफिक्स में देखिए क्या लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका R1। ये देखिए ये हो गया। यानी तीसरी बार में जब अभिकारक की सांद्रता आप आधी करेंगे तो प्रारंभिक अभिक्रिया की तुलना में उसका वेग क्या होगा, 1/4 गुना हो जाएगा, है ना। यानी यहां पर देखिए क्या होगा, उसका वेग जो है धीरे से कम हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या है, कम हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहां पर क्या था, यहां अगर कुछ ना माना जाए तो 1 था, और यहां पर क्या हुआ, तीसरे नंबर पर जब अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी गई तो जो ये है आपके प्रारंभिक वेग, इसका क्या हो गया, 1/4 हो गया, है ना। यानी इसका जो वेग है वो 1/4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, है कि नहीं। कम हो गया पहले से, 1/4 हो गया, 1/4 पहले 1 था, 1 से 1/4 हो गया तो घट गया ना। तो यहां पर अभिक्रिया का वेग क्या है, 1/4 गुना घट जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने R2 निकाल कर दिखा दिया, आपको R3 भी दिखा दिया। दोनों जो क्वेश्चन कह रहे थे वो मैंने आपको करके बता दिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन कर लेता हूं आपसे आगे की ओर। चलिए तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आया। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसी मेथड पर करवाए हुए हैं, उन्हीं के जैसे बिल्कुल ये भी लगेगा सवाल, तो इसको करिएगा। पढ़ करके मैं आपको बता देता हूं एक बार। लिखा हुआ कि एक अभिक्रिया ए के प्रति, है ना, ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की, यानी कोई अभिक्रिया है, कह रहा है कि ए के प्रति प्रथम कोटि की है और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है ना। सवाल को ध्यान समझिएगा, ए के प्रति प्रथम कोटि की, बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। तो 3-4 चीजें आपसे पूछी गई हैं। नंबर फर्स्ट कहता है कि अवकल वेग समीकरण लिखिए। तो अवकल वेग समीकरण मैंने आपको लिखना बताया ही है ना, वेग समीकरण या वेग नियम या वेग व्यंजक सब बताया है। उसके बाद
बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि बी की सांद्रता 3 गुना कर दिया जाए तब वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि ए की सांद्रता बी की सांद्रता दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तब वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको भी बिल्कुल आसानी से ही लगाना, जैसे मैंने अभी 2 सवाल करवाए हैं उसी तरीके से R1 मान लीजिएगा पहले, फिर R2 मान लीजिएगा, फिर R3, जैसे जैसे कहता जा रहा वैसे वैसे सवाल को करिएगा इसको, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। और अगर नहीं हो पाता है सॉल्व, कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको आप लोग करिएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। देखिए इसमें कहता क्या है, इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयां ज्ञात कीजिए। कह रहा कि अभिक्रिया की कोटि बताइए और वेग स्थिरांक की जो इकाइयां हैं, वेग स्थिरांक की इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है मात्रक, तो वेग स्थिरांक का मात्रक आपको इनसे निकालना है। तो चलिए जो जो समीकरण हमें दी गई हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी समीकरण लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई, इसमें दिया गया 3NO गैस है, जी लिखा ब्रैकेट में गैस, उसका मतलब गैस, और बना हुआ क्या है N2O गैस, ये भी लिखा, इसके सामने लिखा है कि वेग इज इक्वल टू वेग स्थिरांक है K और ब्रैकेट में NO लिखा हुआ, उसकी पावर में 2 है। तो यही पावर क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कभी भी आपको अभिक्रिया की कोटि अपनी तरफ से नहीं लिखनी, वो हमेशा समीकरण में आपको दी जाएगी। तो चलिए यहां पर दे दिया है इसने, तो चलिए देख लेते हैं। ए नंबर जो हमारा दिया गया है क्या लिखा है कि 3NO, ये आपको दिया गया है 3NO और बन क्या रहा है तो N2O गैस, तो ये गैस लिखा हुआ है G, ये G का मतलब है गैस, ठीक। और बनता क्या है यहां से N2O, ये बनना। इसके लिए आपको वेग समीकरण भी दिया है इसने। देखिए वेग समीकरण क्या लिखा है कि वेग बराबर लिखा हुआ है K और ब्रैकेट में लिखा हुआ है NO और इसकी पावर में लगाया 2। तो यही पावर क्या होती है, यही पावर होती है आपकी अभिक्रिया की कोटि। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिकारकों की घातें जो होती हैं, है ना, वो क्या है कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है ना। कोई जरूरी नहीं कि जो अभिक्रिया का वेग है यहाँ पर लिखी हुई संख्या हो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये अभिक्रिया के वेग पर निर्भर भी कर सकता है और नहीं भी निर्भर कर सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो एक्सपेरिमेंट से आपको दिया गया। देखिए यहाँ पर अगर इस पर निर्भर कर रहा होता तो यहाँ वैल्यू 2 की जगह यहाँ पर क्या लिखा होता, 3 लिखा होता, लेकिन देखिए 3 नहीं दिया, इसने क्या दिया है 2 दिया है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता है वो अभिकारक की द्वितीय घात के समानुपाती होती है, इसीलिए आपको दिया गया है। तो यही हमारा क्या होता है, यही पावर हमारी कोटि होती है ना। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो n की वैल्यू जैसे ही 2 हुई, n बराबर 2, इसका मतलब क्या है अभिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि होगी, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं कि अभिक्रिया किस कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है कि नहीं। इतना तो समझ में आया। यहां पर जो पावर लिखी होगी आपको उसी को देख करके बताना कि वो अभिक्रिया की क्या है कोटि है। कुछ भी पावर लिखी हो वही पावर क्या होगी अभिक्रिया की कोटि होगी। उसके बाद देखिए कह रहा कि वेग स्थिरांक की इकाइयां, इकाइयां का मतलब है मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बाकायदा बिल्कुल पूरी तरीके से सिखाया कि कैसे निकाला जाता है। वहां पर मैंने आपको 1 2 का कैलकुलेट करके भी बताया था, है ना। चलिए तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई 2। आप जरा वेग स्थिरांक का फॉर्मूला याद करिए, वहीं से इसका मात्रक आएगा। तो चलिए निकाल लेता हूं मैं यहां पर k इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था मोल प्रति लीटर, है ना। ये k स्मॉल बनाइएगा, स्मॉल ही रहता है सभी जगह पर। ये क्या है वेग स्थिरांक है, तो वेग स्थिरांक बराबर मोल लीटर 1 - n, और मैंने आपको लिखाया था
सेकंड इनवर्स। इतना फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, ये फार्मूला सबके लिए, किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक निकालना हो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर चेंज क्या करना है, एन की वैल्यू रखते जाना है। एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आ जाएगा, 1 रखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आ जाएगा, 2 रखेंगे तो द्वितीय कोटि का आएगा, 3 रखेंगे तो तृतीय कोटि का आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए मैं इसको बता देता हूं आपको। तो यहां पर फिर आगे देखिएगा, अब मैं इसी में सॉल्व करता हूं। यहां पर तो देखिए K इज इक्वल टू मोल, है ना, क्या लिखा है, प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर 1 कर दिया। n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2 लगा दिया, और ये क्या है, सेकंड इनवर्स है। इतना तो समझ में आया होगा। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2, देखिए 2 रख दिया, माइनस तो यहां पर बीच में लगा ही हुआ है, तो माइनस उसके सामने लग गया, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। तो K इज इक्वल टू, देखिए मोल है, 1 से 2 हटाएंगे कितना आएगा, तो 1 से अगर 2 हटाएंगे तो कितना हो जाता है, माइनस का 1 आएगा। घट तो जाएगा लेकिन किसका रहेगा, माइनस का। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो घटा तो दिया, लेकिन आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोल की पावर -1, और यही काम नीचे भी होगा, है ना। तो नीचे कितना होगा, नीचे होगा आपका लीटर की पावर -1। ये दोनों तो समझ में आ रहा होगा, तो इससे घटाएंगे, है ना, पावर में कितना हो जाएगा, -1, है ना। ये -1 होगा तो दोनों में ऊपर नीचे क्या होगा, -1। उसके बाद सेकंड इनवर्स तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इस लीटर को ऊपर बुला लीजिए, तो लीटर को जरा ऊपर ले आते हैं, यहां पर इस साइड में मैं कर देता हूं। तो K इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, मोल की पावर -1, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, नीचे लीटर माइनस में, ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल लीटर, लीटर अब प्लस में हो जाएगा, नीचे देखिए माइनस में है, ऊपर संख्या जाती तो प्लस में हो जाएगी, तो लीटर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। उसके बाद सेकंड इनवर्स तो लिखा ही हुआ है, तो यहां पर सेकंड इनवर्स, ये देखिए इसका मात्रक आ गया, है ना। इस प्रकार से पहली वाली समीकरण के लिए मैंने आपको ये लिख करके बता दिया, ए नंबर के लिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता हूं। चलिए, तो सेकंड पार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये भी जैसे वो किया है वैसे ये भी किया जाएगा। लिखा है H2O2, है ना, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक। एक्वस लिखा, एक क्यों लिखा, एक क्यों का मतलब जलीय, ठीक। उसके बाद +3I- लिखा हुआ एक क्यों, ठीक है। फिर एक्वस फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक, उससे हमें लेना देना नहीं है कोई। +2H+ और बन गया 2H2O और I3-। इसके लिए वेग समीकरण आपकी लिखी हुई है कि KH2O2 और I-। तो ये समीकरण लिखी, समीकरण लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेन तो आपकी वेग समीकरण है। वेग समीकरण से ही आप अभिक्रिया की कोटि और उसका मात्रक निकाल लेंगे, कोटि पता चल जाएगी तो वेग स्थिरांक का मात्रक भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए वेग क्या दिया है, वेग दिया है KH2O2 I-। चलिए मैं वेग लिख कर बता देता हूं। तो पार्ट नंबर बी के लिए आपको देखिए दिया गया है ना, क्या दिया गया है कि वेग इज इक्वल टू, देखिए हमें वेग से मतलब है, समीकरण तो आप देख ही रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण, समीकरण लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है कि नहीं। मेन तो उसकी वेग समीकरण है, ठीक। चलिए, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ K है और आपका H2O2 है कि नहीं। के हमेशा स्मॉल बनाइएगा, मान लिया गलती से कहीं कैपिटल बन जाए मुझसे, आप स्मॉल ही बनाइएगा ध्यान करके, ठीक। तो ये H2O2 हो गया, और यहां पर लिखा हुआ है I, है ना, आयोडीन लिखा हुआ है और आयोडीन माइनस लिखा हुआ है, यानी I- लिखा है यहाँ पर, है ना, ये लिखा हुआ है, यानी K है, H2O2 है, ब्रैकेट के अंदर I- है, ये लिखा है। अब देखिए इनके ऊपर कोई पावर नहीं लगाया, यहां पर कोई पावर नहीं, यहां पर कोई पावर नहीं, तो जहां पर कोई पावर नहीं वहां पर हम अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं, है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर। तो वेग बराबर देखिए क्या होगा, तो K हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, तो यहां पर कुछ नहीं, अब मैं लिख करके केवल आपको बता रहा हूं ना, तो 1 मान लिया, और यहां पर कुछ नहीं है तो इसको भी 1 मान लिया, दोनों जगह 1 1 हो गया। और इन्हीं सांद्रताओं की जो घातों का योग है, यानी इन्हीं का योग क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि, है ना। तो कोटि n बराबर क्या होगा, देखिए 1 + 1,
तो किस कोटि की हो गई, n का मान 2 आया, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई, है कि नहीं। यानी ये भी रिएक्शन क्या है, द्वितीय कोटि की है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक कैलकुलेट करना होगा। तो अभी मैंने आपको द्वितीय कोटि के लिए ही करके दिखाया है, जैसे वो वाला मात्रक मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, उसी प्रकार से इसका भी है, इसका आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि द्वितीय कोटि का ही है, कोई और कोटि होती तो मैं आपको निकाल के बता देता। जैसे मैंने अभी पीछे किया है वैसे ही किया जाएगा। चलिए अब मैं थर्ड नंबर आपको बताता हूं कि थर्ड नंबर क्या है। देखिए थर्ड नंबर कह रहा है कि CH3CHO, ये है एस्टल्डिहाइड, है ना। जी नंबर, इसमें जी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एक गैस, एरो लगा हुआ, CH4 बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, है ना। तो CH4 बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है, ठीक। इसके लिए वेग समीकरण क्या है, K है और CH3CHO 3/2, खतरनाक टाइप का लिख दिया 3/2। तो 3/2 करने से क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभिक्रिया की कोटि 3/2 हो जाएगी, यहाँ पर और कोई है ही नहीं, है ना। चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ। तो ये है आपका थर्ड नंबर, या सी नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया है, वेग इज इक्वल टू के CH3CH3CHO 3/2, ये लिखा हुआ ऊपर, और यही संख्या क्या बताती है, कोटि बताती है। तो कोटि तो सामने ही निकल आया, n का मान कितना है, 3/2 है ना। यानी कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 3/2, है कि नहीं। अगर 3 को 2 से भाग कर लेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी अभिक्रिया किस कोटि की है, तो 1.5 कोटि की है कि नहीं। अभी लिखने वाले ने दे दिया है इस तरीके से, वरना कभी होता नहीं है ऐसा, है कि नहीं। तो ये क्या है, अभिक्रिया 1.5 कोटि की है, n का मान 3/2, तो कोटि कितनी आ गई, 3/2। अब इसका मान वेग स्थिरांक के मात्रक में रख दीजिए, वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए ये मैं आपको करके बता देता हूं। तो इसके लिए देखिए क्या है, वेग स्थिरांक, है ना। वेग स्थिरांक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, के। कैसे निकालेंगे, तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस n रण इनवर्स, इसको रट लीजिए, है ना। एकदम आंख बंद करके रटा होना चाहिए, अगर ये नहीं रटा है तो आप किसी भी अभिक्रिया का मात्रक नहीं निकाल पाएंगे वेग स्थिरांक का, ये ध्यान कर लीजिए, ठीक। तो इसको रट लीजिए, n का मान कितना है, तो n का मान 3/2, यहां पर वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लीजिए। चलिए तो यहां पर देखिए क्या है, K इज इक्वल टू, सामने देखते जाइएगा, मोल n का मान 3/2 है, देखिए यहां पर इस समीकरण के लिए कर रहे हैं, तो 3/2। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, मोल प्रति लीटर 1 माइनस 3/2, है ना। ये 1 माइनस 3/2, और इधर क्या है साइड में, तो ये है आपका सेकंड इनवर्स, है ना। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको पावर को सॉल्व करना है, यानी इसको सॉल्व करना, देखिए 1 लिखा है, माइनस 1 माइनस कितना है, 3/2, ये भिन्न वाला है, सॉल्व करने वाला कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे, 1 के पान में 1 मान लेंगे, नीचे हर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 से गुणा करिए और यहाँ 2 से गुणा, तो 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा आपका, है ना। ये 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो गया, और ये नीचे ये हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, और ये यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसके हर बराबर हो गए, तो 2 से 3 माइनस कर देंगे, और ये 2, तो 2 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2, है ना। यानी इसको सॉल्व करेंगे इतना पोर्शन, तो कितना आएगा, -1/2 आएगा, है कि नहीं। आप इसको लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तब तो लिख लीजिए इसको। तो आपने लिख लिया होगा इसको। अब मैं सीधे ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं ऊपर, सॉल्व करके मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, K मोल प्रति लीटर, और यहां पर सीधे सीधे मैं लिख देता हूं -1/2 और सेकंड इनवर्स, देखिए ये होगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर देखिए आपका क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा मोल की पावर -1/2, ये ऊपर तो वैसे ही रहेगा, नीचे क्या होगा, लीटर में भी यही हाल होगा कि -1/2, बाकी सेकंड इनवर्स तो आपका वैसे ही रहेगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए K इज इक्वल टू, है ना, K इज इक्वल टू क्या, देखिए K इज इक्वल टू आपका इसे निकाल लेना है, तो ऊपर वैसे ही रहेगा मोल पावर -1/2, ये तो समझ में आ रहा होगा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लीटर 1/2, लीटर वाला 1/2 प्लस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, और इधर क्या हो जाएगा आपका
सेकंड इनवर्स, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 और सेकंड इनवर्स, है कि नहीं। इस प्रकार से सॉल्व होगा, ये बिल्कुल आसान है, इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे डिस्कशन करता हूं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसी का पार्ट जो है उसको देखते। देखिए इसमें लिखा C2H5Cl गैस है, इससे बना क्या है कि आपका C2H4, C2H4 क्या होता है, तो C2H4 आपका एथिलीन होता है, ठीक। उसके बाद प्लस HCl गैस लिखा हुआ, एक समीकरण आपको दी गई है। इसके लिए वेग समीकरण देखिए, वेग इज इक्वल टू लिखा है K C2H5Cl ब्रैकेट के अंदर है और इसमें कोई पावर नहीं लगी है। C2H5Cl एथिल क्लोराइड है, आपको दिया गया है ना। तो वेग समीकरण से अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, है ना। चलिए मैं इसको करके आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको जो वेग है वो आपको दिया है K C2H5Cl, है ना। समीकरण लिखने का कोई मतलब नहीं है, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर कोई पावर नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी N इज इक्वल टू 1, यानी ये अभिक्रिया किस कोट की है, तो प्रथम कोट की है, ठीक। एक आंसर मिल गया, n का मान 1 मिल गया। अब वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल लीजिए यहां से। तो चलिए लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, मोल प्रति लीटर और क्या हो जाएगा 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इस फार्मूले को रट लीजिए, अगर इसको रटेंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा एक मात्रक, ठीक। चलिए तो n का मान कितना है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर और यहां पर रख लीजिए 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स। अब देखिए 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो यहां देखिए क्या होगा, मोल प्रति लीटर, इसमें कुछ बचेगा नहीं, ये हो जाएगा 0, है कि नहीं। और किसी की पावर अगर 0 तो उनकी वैल्यू 1, है कि नहीं। तो ये वाला पूरा मान एक प्रकार से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा क्या आपका सेकंड इनवर्स। तो यहां से जो आपका k का मात्रक आ जाएगा वेग स्थिरांक का, वो केवल और केवल क्या बचेगा आपका सेकंड इनवर्स। और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, सेकंड इनवर्स होता है। ये अभिक्रिया प्रथम कोट की है, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले 1-2 क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे कर लेता हूं। चलिए तो देख लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को करने के बाद यहां पर क्या होंगे कि आपको मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सारे। देखिए ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देकर के ऐसा कंफ्यूज किया जाएगा कि अगर आप ढंग से जब तक पढ़े नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे तो कर नहीं पाएंगे, बहुत कुछ गलत कर जाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्न में अभिक्रिया की कोटि बताइए, है ना। यानी एक सवाल में आपसे कहा गया कि निम्न में अभिक्रिया की कोटि बताइए, कैसे अभिक्रिया की कोटि बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए k का मान सबके लिए आपको दिया है, यानी ये किसी सवाल में कहीं से आया होगा k का मान। तो k की वैल्यू लिख करके यहाँ पर देखिए मात्रक लिखे हुए हैं, k के सारे k के मात्रक लिखे हुए हैं। इन्हीं मात्रकों की सहायता से ही हमें पता चलेगा कि अभिक्रिया किस कोटि की है, क्योंकि मैंने आपको सभी कोटि के लिए अभिक्रियाओं का जो मात्रक है, वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो लिख करके बताया हुआ है कि नहीं। या आपने भी उनकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा, है ना। तो यहां पर देखिए वेग स्थिरांक दिए गए हैं, वेग स्थिरांक की वैल्यू, तो वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं। वैल्यू चाहे जितनी कम दी जाए चाहे जितनी ज्यादा दी जाए, है ना, चाहे जितनी ज्यादा हो चाहे जितनी कम हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें क्या पकड़ना है, तो हमें केवल इसके मात्रक को देखना है जो पीछे लिखा हुआ है, यानी जो यहां पर लिखा हुआ है ये, इसी से हम कैलकुलेट करेंगे सभी में कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, है ना। चलिए वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, वैल्यू आपको डराने के लिए लिख करके दी गई। तमाम लोग तो वैल्यू देख करके ही होश उड़ जाएंगे, उनके कंफ्यूजन में आ जाएंगे और सब गलत कर डालेंगे, जैसे मन होगा ऐसे वैसे जो समझ में आएगा वो कर डालेंगे। लेकिन करना इसमें कुछ नहीं है, केवल इसमें आपको ये वाला मात्रक देख करके आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, है कि नहीं। चलिए तो पहला देखिए लिखा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है। चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूं सभी में। तो यहां पर देखिएगा इस साइड में मैं आपको चेक करके बताता हूं, नीचे से सॉल्व करता हूं यहां से।
है ना, इस साइड में। चलिए, तो मैंने अभी आपको वेग स्थिरांक बराबर बताया था कि मोल प्रति लीटर क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, है ना। मुझे नहीं पता कि ये किस कोटि के लिए है, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, या किस कोटि का है, ये जो लिखा हुआ है पहला नंबर सवाल, है ना, ये किस कोटि का है, यानी इसमें कौन सी कोटि होगी हमें नहीं पता, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 से चालू करिए, पहले 0 रख करके देखिए, 1 रख करके देखिए, 2 रख करके देखिए, 3 रख करके देखिए, 4 रख करके देखिए, किसी न किसी से तो आएगा ही, है कि नहीं। चलिए, तो n की वैल्यू अगर यहां पर 0 रखेंगे, है ना, अगर यहां पर n की वैल्यू 0 रखेंगे, अगर 0 रख दिया तो देखिए क्या होगा, n की वैल्यू सबसे पहले मैंने यहां पर मोल प्रति लीटर और यहां पर रख दिया, n की वैल्यू कितनी रख दिया, तो यहां पर रख दिया 0 और ये इधर सेकंड इनवर्स, है कि नहीं, इतना रखा 1 माइनस 0। अब 1 से 0 हटाएंगे तो 1 ही तो रहेगा, है कि नहीं। चलिए, तो इस साइड में मैं आपको करके बताता हूं, यहां पर देखिए क्या होगा, k इज इक्वल टू, है ना, मोल प्रति लीटर, 1 बचेगा, 1 0 हटाए 1 ही रहेगा, सेकंड इनवर्स इधर रहेगा, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल की पावर 1, है ना, और लीटर में भी क्या होगा, लीटर की पावर -1 होगा, क्या होगा, नीचे लीटर रहेगा, ये पावर दोनों में आएगी, मोल के ऊपर 1 लगेगा और इसके ऊपर क्या होगा, ये होगा इसके नीचे की ओर, है ना, यहां पर ऐसे लिखिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1 लिखा हुआ मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा, और यहां पर देखिए 1 लिखा, तो चाहे 1 यहां पर लिखें चाहे ना लिखें ऊपर वाले में, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखेंगे, देखिए 1 लिखा जाता है, अगर माइनस में होता तो लिख लिया जाता है, प्लस में नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो 1 प्लस में ही रहेगा, तो इसको हम नहीं लिखते। नीचे देखिए यहां पर क्या है कि लीटर यहां पर भी प्लस में रहेगा, है ना। उसके बाद देखिए इधर क्या है, इधर तो आपका सेकंड इनवर्स है ही, यानी यहां पर सेकंड इनवर्स है, लीटर को ऊपर ले जाइए, तो देखिए k इज इक्वल टू क्या आया, मोल, लीटर की पावर 1 है तो लीटर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। और चाहे तो यहां भी 1 ना लिखें, जहां पर कोई पावर नहीं वहां 1 मानते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर कोई पावर नहीं, 1 और 1, ये लीटर ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, -1, और जब पावर 1 जो है माइनस में होगा तब माइनस में 1 लिखा जाएगा, प्लस में लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर माइनस में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर ये ध्यान रखिएगा। तो लीटर की पावर -1 हो गया, और ये सेकंड इनवर्स, ये देखिए n का मान मैंने कितना रखा है, 0 रखा है, देखिए इस वाले में मैंने n का मान कितना रखा, 0, और जब n का मान, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि, n का मान अगर 0 है तो अभिक्रिया किस कोटि की होगी, शून्य कोटि की। तो इन चारों में से देखिए ऐसा कोई मात्रक लिखा हुआ है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जरा चेक करिए चारों में कहीं पर मिल जाए, कहीं पर मिल जाए मोल, ये नहीं होगा, ये देखिए ये लिखा होगा, देखिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये देखिए मिल गया। जब मैंने 0 रखा है इनकी वैल्यू, तो ये वाला देखिए मात्रक मिल गया मुझको, देखिए ये वाला आपको मिल गया, ये मिल गया। ये किसके लिए है, देखिए ये देखिए थर्ड नंबर वाला जो आपको दिया गया है ये, यानी ये किस कोटि की होगी, ये अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी, ये शून्य कोटि की होगी। इस प्रकार से मैंने यहां पर 0 रख करके इसको सॉल्व कर लिया। अब जब यहां पर 1 रखेंगे, है ना, जब 1 रखेंगे तो इसमें अगर किसी का मात्रक दिया गया होगा 1 रखने पर, तो उसका मात्रक मिल जाएगा। देखिए मैंने 0 रख करके चेक किया तो 0 से 1 मिल गया मुझे, इसमें मैच कर गया इसका मात्रक। देखिए k की वैल्यू देखिए यहाँ पर देखिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, देखिए यहाँ ये मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये अगर इसमें नहीं होता तो हम इसको हटा देते, अगली संख्या रख करके चेक करते हैं, लेकिन इसमें 1 दिया गया था तो मैंने चेक कर लिया कि ये मुझे मिल गया। ये किस कोटि की होगी, तो ये होगी आपकी शून्य कोटि की, है कि नहीं। इसी प्रकार से आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, है ना, और सॉल्व कीजिए, इनमें से अगर किसी का मात्रक होगा तो मिल जाएगा, है ना। चलिए मैं एक आपको और, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसमें एक जो है आपको और सॉल्व करके बता देता हूं। तो चलिए अब मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं, एक मैं और करके दिखा देता हूं आपको। तो अब यहां पर मैं n की वैल्यू 1 रख करके आप सॉल्व करिएगा, n की वैल्यू मैं 2 रख करके आपको बता देता हूं, मैं n की वैल्यू 2 रख रहा हूं, n की वैल्यू 2 का मतलब द्वितीय कोटि की, है ना। चलिए तो यहां पर n की वैल्यू 2 रख लें और सेकंड इनवर्स कर लें, है ना, ये कर दिया।
अब देखिए 1 से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 से 2 हटाएंगे अगर जो हमारा, तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं K इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर, और यहां से कितना हो जाएगा, -1, और इधर तो आपका सेकंड इनवर्स रहेगा ही। ये होगा मोल की पावर कितना होगा, -1। इसको जरा ओपन कर लीजिए, तो मोल की पावर -1। लीटर पर भी क्या होगा, तो लीटर पर भी देखिए नीचे क्या होगा, लीटर पर भी आपका -1 होगा और सेकंड इनवर्स होगा कि नहीं होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू मोल की पावर -1 और लीटर, अगर पावर प्लस में हो गई चाहे 1 हो, 1 के केस में सुन लीजिए, 1 के केस में अगर 1 प्लस में है तो लिखा नहीं जाता है, अगर 1 माइनस में होगा तो लिखा जाता है। ठीक, तो यहां पर लीटर हो गया और सेकंड इनवर्स हो गया। तो मैंने 2 रख करके यहां पर चेक कर लिया। अब जरा इन चारों में देख लीजिए, कोई 2 के लिए तो नहीं दिया गया है, तो यहां पर देख लेते जरा, कोई है मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। ये देखिए ये वाला मैच कर गया ऊपर वाले से, ये देखिए ये ऊपर वाले से मैच कर गया, मोल की पावर -1 लीटर है, सेकंड इनवर्स मोल की पावर -1 लीटर से, यानी यहां मिल गया आपको कि पहली वाली जो आपकी समीकरण दी गई है वो कौन सी है, द्वितीय कोटि की। n का मान 2 रखा तभी तो ये वाला आया, और ये किसमें मैच कर रहा है, इसमें, यानी ये कौन सा है, ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। ये अभिक्रिया कौन से कोटि की है, द्वितीय कोटि की है कि नहीं। तो इस तरीके से आप वेग स्थिरांक के जो मात्रक होंगे उनको भी पता कर सकते हैं, उनसे भी अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं आप इनको सॉल्व करेंगे और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इस प्रकार से जो मैंने आज टॉपिक लिया था, अभिक्रिया की कोटि, वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक, है ना, इन सभी पर आधारित जो मैंने न्यूमेरिकल से लिए थे, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आए हुए होंगे, है ना। बाकी जो रहेगा इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।